चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था, लैंड सेटलमेंट। आज स्टार्ट करना है हमारे को सेकंड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर चलिए बेटा, इधर मृदुल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आएगी, एग्जाम में आएगी डेफिनेशन इसकी। इट मींस प्रोडक्शन of crops for sale in the market rather than for सेल्फ कंजम्पशन। मृदुल बताइए बेटा इसका मीनिंग समझाइए मुझे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर इसका मतलब है जो फार्मर है वो जो क्रॉप्स ग्रो करता है या तो वो मार्केट में बेचेगा या फिर वो अपनी फैमिली के लिए मतलब वो करेगा। अपनी फैमिली के लिए नहीं करेगा। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है, उसने बोला स्पेशली रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो भी फार्मर्स क्रॉप्स उगाएगा वो सिर्फ यूज करेगा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी इकोनॉमी या अपने घर चलाने के लिए, ना कि अपने घर के लिए यूज करेगा जो बनाया। तो ये सेल करेगा मार्केट के अंदर पैसे के लिए। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपको कहा था इसी तरीके से याद करना है। फार्मर्स आर forced to cultivate the commercial crops like jute को क्रॉप करेंगे, जूट, या फिर पहले इंडिगो क्या होता है बेटा? निखिल, इंडिगो क्या होता है? सर नशे वाला वो होता है, कुछ नशे वाला पदार्थ। नहीं, इंडिगो नहीं। इंडिगो टेक्सटाइल में, कपड़े में यूज होता है। क्या होता है बेटा काव्या इंडिगो? बताइए, यस या नो तो बोलिए। सर सुना तो अब भूल गया बेटे। इंडिगो होता है वेरी डार्क ब्लू कलर। लिख लीजिए, वेरी डार्क कलर वाला तो पता है। कलर ये होता है। कलर तो पता है सर, कलर तो पता है, वैसे क्या होता है ये नहीं पता। वैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी जाएं तो ये प्लांट या फिर किसी सिंथेटिक जो हम चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है इंडिगो। चलिए, इंडिगो रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिगो किसको रिक्वायरमेंट है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर हाँ जी सर, इसकी वजह से सारी लैंड खराब हो जाती थी ना, जिसकी वजह से बिल्कुल सही बोल रहा है, लैंड खराब हो जाएगी। इन ब्रिटेन फॉर डाइंग द टेक्सटाइल तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया।
हाँ सर, अभी याद आया, ये ज्यादातर डाइंग के लिए यूज होती है हम्म। इंडस्ट्रीज वगैरह में। फार्मर्स आर गिवन हाई प्राइस फॉर क्रॉपिंग, और वो भी कैश क्रॉप। क्या होता है बेटा ये कैश क्रॉप? मानसवी, कैश क्रॉप क्या होता है? जूट। उनको स्पेशली हायर प्राइस दे रखे थे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करिए, जूट एंड सर कॉटन। जिनकी हाई डिमांड होती है बिल्कुल, जनरली। जूट एंड कॉटन। इनको बोला गया अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जूट कॉटन की करो, अगर कैश क्रॉप्स करने हैं तो इंडिको की मैन्युफैक्चरिंग करिए। थर्ड, प्रमोटिंग द फार्मर्स शिफ्टिंग their food crop to cash crops। ये 3 पॉइंट्स थे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन खुद के लिए, अपने लिए नहीं करना, मार्केट के लिए करना है। पहला बताया गया कमर्शियल क्रॉप्स को करिए, कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिको, और इंडिको की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अभी तक 3 क्लासें हुई हैं, ये थर्ड डेफिनेशन है। पहली आपने की थी ब्रेन ड्रेन, दूसरा कमर्शियलाइजेशन, तीसरा इंडिको। इसकी भी डेफिनेशन लिखनी है। तो मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में 10 से 12 डेफिनेशन चाहिए मुझे, और एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन डिफाइन का आएगा, जो लास्ट पेपर हुआ था 2020 में। 2021 में तो हुआ ही नहीं, मगर 2020 में अगर मैं भी फॉलो करूं तो उसमें 4 डेफिनेशन आई थी, कोई भी पूरी बुक में से। तो आपने हर चैप्टर की डेफिनेशन भी रेडी करनी है। पहला ब्रेन ड्रेन, दूसरा कमर्शियलाइजेशन, तीसरा इंडिको। सर फिर आया ब्रेन थोड़े ना था, इकोनॉमिक ड्रेन था शायद। वो एक ही चीज है बेटा, उसमें सेम चीज है, उसमें भी इकोनॉमिक ड्रेन अच्छा आगे सर, लगे वही बन जाएगा। हाँ जी। ठीक है सर। फिर फार्मर्स आर गिवन हायर प्राइस फॉर क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, नाम याद रखना है, एग्जाम में जूट फिल इन एंड द ब्लैंक्स में आया हुआ है ये, जूट एंड कॉटन मेन कंसेप्ट। इसी पे फोकस किया, इसी की आप क्रॉप करिए, और फूड क्रॉप की बजाय उनको शिफ्ट कर दिया, कैश क्रॉप में जाइए। आपने अपने लिए कुछ नहीं करना, मार्केट के लिए करना है, ब्रिटेन के लिए करना है, हमारे लिए करना है, आपने अपने लिए कुछ नहीं करना। तो फटाफट नोट करिए थर्ड पॉइंट। सर इससे फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई होगी। बेटा ये मैंने आपको लिखा था या बताया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें मैंने बोला था स्पेशली कि उसके अंदर इंडिया को फूड की प्रॉब्लम हो गई थी। वो फूड की हाँ सर। इसीलिए प्रॉब्लम हुई थी कि जो पंजाब का, वेस्ट पंजाब का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया था, और सबसे ज्यादा वहीं पे फूड क्रॉप होती थी, तो वो हिस्सा वहां चला गया। ऐसे ही एक हिस्सा ईस्ट पंजाब था जहां पे जूट की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो बांग्लादेश चला गया। तो इंडिया के पास अपना बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, तभी फूड की प्रॉब्लम हुई थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। पार्टीशन के बाद ये प्रॉब्लम हुई थी। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए काव्या, यस सर। शिवम। हाँ जी सर। हाँ जी चलिए सर। चलिए थर्ड पॉइंट। बेटा बार बार कह रहा हूं प्लीज दिल से पढ़िए, बाद में आपसे नहीं हो पाएगा ये। 90 प्लस इन इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी टास्क, इजी टास्क नहीं है बेटा। चलिए थर्ड पॉइंट, डेली कुछ ना कुछ आपने लर्न करना है जो पढ़ा रहा हूं मैं, डेली थोड़ा थोड़ा। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, थर्ड पॉइंट।
लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये तो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। चलिए, पहला लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। दूसरा बेटा, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, use of fertilizer। fertilizers। The cultivator has no means neither the means nor any money incentive to invest in agriculture। बस इसके आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं, किसी की एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी। आपको सिर्फ पॉइंट्स आने चाहिए। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नाइदर टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, कोई पैसा नहीं था फार्मर्स के पास कि इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर में, अपने लिए भी और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी। चलिए फटाफट नोट करिए, फोर्थ पॉइंट पे आऊं। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसकी एक्सप्लेनेशन है सिर्फ उसी की थोड़ी एक्सप्लेन, हाँ जिसकी एक्सप्लेनेशन है वही करना है, बाकी नहीं करना आपने। चलिए फोर्थ, बिल्कुल इसको इंडियन इकोनॉमी को तरीके से याद करना है। ऐसे नहीं कि चैप्टर खोला और फिर 10th स्टैंडर्ड या बाकी स्टैंडर्ड की तरह एसएसटी देख के बस टेंशन हो गई, ये क्या है भाई। हमने तरीके से सुनना, सीखना है। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलिए पहला ट्रेसिंग। इधर एक और नया वर्ड आ गया, काव्या। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा? काव्या बताइए। यस या नो? ये तो टेरेस फार्मिंग के बारे में है शायद। बिल्कुल ठीक कह रहा वर्ड। कोई इरिगेशन फैसिलिटी का कोई वो है, वाटर नहीं बेटा, बेटा अभी आयुष ने ठीक वर्ड यूज किया है। जैसे हम टेरेस होता है, टाइप की फार्मिंग होती है ये। हाँ एक टाइप की फार्मिंग होती है टेरेस। ये स्लोप की तरह होती है, स्लोप की तरह। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, फोर्थ डेफिनेशन आ गई है। पहला, ज्यादातर माउंटेन्स पे होती है ना? हाँ बिल्कुल माउंटेन्स पे होती है, स्लोप की तरह होती है, उस पे फार्मिंग करना आसान काम नहीं है। लिखिए, इट इज ए स्लोपिंग पीस ऑफ लैंड। बेटे 4 डेफिनेशन हो गई है, 4। स्लोपिंग पीस ऑफ लैंड, sloping piece of land that has flat area, like steps built on it, steps built on it।
फॉर एग्जाम्पल people can grow crop there. People can grow crop there. तो ये आप एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टेरेस या ट्रेसिंग करके एक पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर स्टेप्स आते हैं और स्लोप की तरह होता है और उसके ऊपर आप क्रॉप कर सकते हो। दूसरा फूड कंट्रोल, ये तो सिंपल, फूड कंट्रोल, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, फूड कंट्रोल। तीसरा ड्रेनेज, निखिल ये तो पता होगा ड्रेनेज क्या होता है? यस सर। क्या होता है ड्रेनेज बताइए? शिवम ड्रेनेज क्या होता है बेटा? सर वो फार्म्स में वाटर सप्लाई गंदा के, पानी, गंदा पानी निकालना, वो भी तो हाँ निकलना सर, चाहिए। ड्रेनेज हाँ सर, गंदा पानी, सर उसके लिए वो छोटी छोटी नालियां वगैरह बना देते हैं बिल्कुल वो। सही, बिल्कुल सही। फार्मर्स, बेटा मृदुल आपके स्कूल में इतने चैप्टर हो गए हैं, आप इसका मतलब क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे। मानसवी क्या हुआ है? सर चैप्टर हुआ नहीं, जो आधा चैप्टर है वो कोई मैम ने कराया है, वो करा के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसने उठाई है अब। और किसके स्कूल में 4 या 5 चैप्टर हो गए हैं? सर 8। सर सर मेरे, हमारे में तो 8 हो गए एक तो महीने में। बेटा नहीं सर, आपको आनी चाहिए ये चीजें सारी की सारी, बिल्कुल सर ये पढ़िए। सर मैम सर ने ऐसा हमारी कुछ मैम कराया ना ही नहीं। हाफ हाफ करके कराती है चैप्टर्स, हाफ मैक मतलब एक चैप्टर पकड़ेगी, हाफ कराएगी, फिर दूसरा हाफ कराएगी। ये क्या बात है? सर वो ऐसी पढ़ाती है। हमको तो ऐसा सर सब कुछ कराया ही नहीं। सर हमारी टीचर तो अभी नेशनल इनकम ही करा रही है। अब हमारी नेशनल टीचर इनकम, ने तो हमारी टीचर नेशनल ने तो ऐसा इनकम, कुछ कराया ही नहीं। बेटा मैं तो अभी सिर्फ पहला ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे हूं अभी तो मैं। चलिए फूड कंट्रोल, ड्रेनेज, ये सेम चीज जैसे पीछे भी दी, फार्मर्स चेंज देयर पैटर्न फूड टू कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन लर्न नहीं करनी, एक्सप्लेनेशन याद नहीं करना। हाँ जी बोलो। सर हमारी मैम ने तो कहा है अभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जो कराया नेशनल इनकम का उसका पहले टेस्ट लेगी, उसके बाद आगे का कराएगी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैंने करवाया है मैक्रो का नेशनल इनकम, जो आपको लाइफ में भी काम आएगा, प्लस साथ में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3rd चैप्टर मैक्रो का करवा देता हूं आपको मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और वो भी कम से कम 15-20 क्लासों का चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चंस भी बहुत हैं और उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं सिर्फ यही 2 चैप्टर लर्न कर लेता हूं, प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो मैं इकोनॉमिक्स में 100% पास हूं। और 100% का मतलब ये है कि आउट ऑफ 80 में से 25 to 28 मार्क्स के ये 2 चैप्टर, तो ऑब्वियसली अगर मैंने ये 2 चैप्टर रेडी कर लिए तो मैं पास हूं। मगर मेरे को तो कॉलेज जाना है, तो मुझे पूरा पेपर ठीक करना और मैंने ध्यान से करना है, एक एक वर्ड, एक एक चीज। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी चलिए, सर। अब मैं आपको आज पहला क्वेश्चन लिखकर दे रहा हूं, जैसे केस स्टडी या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। पहला क्वेश्चन बेटा, 4 डेफिनेशन हो गई हैं, कौन कौन सी हैं निखिल बता दे बेटा। 4 डेफिनेशंस। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ड्रेन। मैंने यहां फिर लिख देता हूं, आपको 4 डिफाइन लर्न करनी है। पहला इकोनॉमिक ड्रेन, सर दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ दूसरा एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन, सर थर्ड इंडिगो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब सर आपने फोर्थ है मार्केट के टेरेसिंग, लिए करना है। तीसरा इंडिगो, और चौथा फोर्थ मैंने अभी क्या बोला है? टेरेसिंग। टेरेसिंग। ये बेटा चारों आपको लर्न होनी चाहिए और मैंने लिख दिया है चारों, कोई भी एग्जाम में यूज हो सकता है। चलिए क्वेश्चन,
सर इंडियन इकोनॉमी पे बेस ही दे रहे हो? बिल्कुल, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर। इंडियन, मैंने कहा तो है, मैं तो उस तरीके से चलूंगा कि आपको सारी केस स्टडी सब कुछ आए साथ साथ। ये थोड़ी है कि बार बार होगा चैप्टर, कोई अगर नया स्टूडेंट भी आता है तो कभी अब ये चैप्टर नहीं कर सकता वो। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट suffer due to partition defend और refute, ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में, डिफेंड और रिफ्यूट। रिफ्यूट होगा ना सर? हाँ सर बेटा, इसमें तो रिफ्यूट। सर रिफ्यूट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं काव्या, बिल्कुल सही आयुष और मृदुल, इसका आंसर है रिफ्यूट। और ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स का। सर पर इधर इसे हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, उसके बाद आप पहले लिखेंगे द आंसर इज रिफ्यूट या सर फॉल्स। कॉजेस लिखने पड़ेंगे ना? हाँ बेटा, अब जैसे देख, अब मैंने सारा पढ़ लिया है, मगर मैं आपको इसका आंसर लिखकर दिखा रहा हूं, ठीक है? नोट कर लिया, ओके रब कर सर। दूं? शिवम, निखिल, बेटा Yes, प्लीज sir. पढ़िए। Yes, sir. बेटा इतनी सारी इंडियन इकोनॉमी है, बाद में फंस जाओगे। और मुझे अभी आप बताइए, एग्रीकल्चर मैं पढ़ा रहा हूं या मैंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बताई थी बिफोर 1947? सबको पढ़ के समझ आ गया है? याद हो जाएगा जल्दी? यस सर। हाँ Yes, जी sir. सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, और ये जो है कोशिश करूंगा चैप्टर इस महीने में खत्म हो जाए, इस महीने में। बेटा आपके पास तो घर में टाइम है, आप प्लीज साथ साथ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? द रिजल्ट इज फॉल्स और रिफ्यूट। अब लिखेंगे इन 1947। कैसे लिखना है वो भी सिखा रहा हूं बेटा। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बेटा एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। एडवर्सली अफेक्ट, सर हम इंडियन इकोनॉमी में लिख सकते हैं पैराग्राफ? लिख सकते हैं, मगर हमें तो सिर्फ इस पे लिखना है ना, एग्रीकल्चर पे। क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर पे था ना, हाँ सर। तो फिर कैसे लिखेगा? सब पे थोड़ी लिखना है, सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर पे लिखना है। सर मतलब मैं कह रहा हूँ वो क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी में जैसे भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल यूज कर सकते हैं बेटा। चलिए, एडवर्सली अफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया, ये द रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध went to पाकिस्तान। हम लिखेंगे इसका आंसर रिफ्यूट है और एडवर्सली अफेक्ट था। जो रिच क्रॉप एरिया था वेस्ट पंजाब और सिंध का एरिया, वो पाकिस्तान चला गया। एक तो ये चीज लिखेंगे, इट क्रिएटेड फूड क्राइसिस। सर इधर हम ईस्ट बंगाल का भी मेंशन कर सकते हैं ना? बिल्कुल करेंगे, फूड क्राइसिस इन द कंट्री।
ये एक पार्ट बन गया आयुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पार्ट। चलिए, ठीक है सर। द fertilizer land under jute production went to ईस्ट पंजाब। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया आपको बांग्लादेश, वो बांग्लादेश चला गया। पंजाब की जगह बंगाल नहीं आएगा? नहीं बेटे, बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया जब लड़ाई हुई थी उसके कारण। सर नहीं, वो बंगाल की साइड था ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं बेटे, वो जो है बंगाल की साइड से आपने जो सुना है वो बंगाल की साइड से बिल्कुल कनेक्टेड होता है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। तो वो ईस्ट पंजाब पहले नाम था, अब वो बांग्लादेश में जाके कुछ और नाम कन्वर्ट हो। ठीक है समझा? सर। हाँ, ठीक है सर। तभी तो कहते हैं, तभी तो बोल रहे थे कि बांग्लादेशी कोई भी है वो कभी भी इंडिया में आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की साइड से, तो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर वहीं से ही है। दूसरा, ठीक है सर। ये हो गया दूसरा। सर मेरे को उससे लगा था वो वेस्ट बंगाल नाम रख रखते हैं ना बंगाल नहीं। का, इसलिए। नहीं, वो उसके नाम से। द जूट, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग है, इसके बारे में मुझे काफी डिटेल पता है। तो जो अभी इलेक्शन भी हुए हैं वो भी मुझे आइडिया कि क्या कौन सी पार्टी हारी है या जीती है वो भी मुझे नॉलेज है, मगर मैं बोल नहीं सकता। ओके। जूट इंडस्ट्री was most severely affected during the partition। ये आंसर है आपका 3 मार्क्स का बेटा, ये आंसर इज रिफ्यूट। 1947 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत नुकसान हुआ, वेस्ट पंजाब और सिंध पाकिस्तान चला गया, इंडिया में फूड क्राइसिस हो गए, ईस्ट पंजाब जो अब बांग्लादेश चला गया, फर्टिलाइजर एरिया चला गया। तो जूट प्रोडक्शन पे भी बहुत इफेक्ट हुआ ड्यूरिंग पार्टीशन। हाँ बेटा, अब समझ आया Done. कैसे लिखना है या Yes, क्या sir. करना है? हैं? Yes. पता हाँ चला? सर, यस मैंने सर। मैंने आपको फिर आई एम रिपीटिंग, हमने बहुत अच्छी इंडियन इकोनॉमी करनी है। मुझे नहीं पता बाकी क्या कर रहे हैं, मगर मेरा ये हिसाब है कि मेरे को आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं विद केस स्टडी। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, विद केस स्टडी, कि आपकी नॉलेज बढ़े, कि मुझे अब चैप्टर भी लाना है, केस स्टडी अटेम्प्ट भी करनी आती है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या आंसर देना। आप ये मत समझिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे इसके ऊपर 1 पेज लिखना है, 1.5 पेज लिखना है ना, 8-10 लाइनों में ही खत्म हो गया सारा, ये 8-10 लाइनों में। सर ये भी चलिए। एक केस स्टडी है ना? हाँ, ये भी एक केस स्टडी टाइप है, मगर सिर्फ इसमें एक स्टेटमेंट है। यू कैन से ठीक कमेंट, है सर। यू ठीक कैन है से कमेंट, कमेंट वाला कंसेप्ट है ये। हाँ सर, ये ठीक है पैराग्राफ सर। में नहीं है। बेटा मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया, मैंने आपको एक भी क्वेश्चन सीधा नहीं दिया। मैंने आपको बोला ही है आपको सीधा क्वेश्चन आना ही नहीं है। हम भी करते आए, हम तो डायरेक्ट करते थे, पेपरों में डायरेक्ट आते थे, कितने साल 20 साल तक आता रहा, मगर अब डिफरेंट सिचुएशन है। चलिए, हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन और लिख रहा हूं बेटा, 2 डेफिनेशन, और कल से शुरू होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने करा दिया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर करा दिया है, इकोनॉमिक पॉलिसीज करा दी है बिफोर 1947 से पहले वाली। चलिए, एक डिफाइन और 5th डिफाइन, शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग बाई चांस एग्जाम में ना आ जाए,
It is a form of agriculture, which a लैंड ऑनर, जो लैंड ऑनर है मतलब जमींदार टाइप, अलाउज ए टेनेंट टू यूज द लैंड in return for share of the crops, produced on their portion of land. और जो आपको पता ही है कि इसको हम बोलते थे कि वो इससे लगान लेगा। तो शेयर क्रॉपिंग क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड ऑनर अलाउ टेनेंट टू यूज द लैंड इन रिटर्न ऑफ शेयर ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ऑन देयर पोर्शन ऑफ लैंड। और फिर आपको पता ही है कि लैंड ऑनर क्या लेगा? लगान लेगा। और ये कंसेप्ट किस में आता है मानसवी? ये कंसेप्ट किस में आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं स्टैग्नेशन के। 4 पॉइंट के अंदर कल पहला कौन सा हुआ था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट कहाँ का हुआ? शेयर क्रॉपिंग, सर वो पॉइंट भी था, प्रॉफिट अर्न्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर। लैंड सेटलमेंट का कंसेप्ट। दूसरा सर हाँ जी, इधर मतलब वो लगान क्रॉप्स के रूप में ले रहा है। बिल्कुल क्रॉप्स के रूप में ले रहा है, क्योंकि ठीक है पहले सर। कोई कैश नहीं होती थी इतनी डील। चलिए अगला, इंडिको डेफिनेशन के रूप में, ए ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। वैसे तो मैंने बोल दिया था कि डार्क ब्लू कलर का होता है, मगर डेफिनेशन आ जाए तो पता होना चाहिए। इंडिको इज ए ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और मेड सिंथेटिकली तो आपको ये भी एक डेफिनेशन आनी चाहिए। अब आपको मैंने बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर का करवा दिया है। देयर इज 5 डेफिनेशंस एंड 1 केस स्टडी क्वेश्चन, और साथ में एग्रीकल्चर के साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी मैंने आपको बता दी। बताइए बेटा, क्लियर है? बता दीजिए। यस सर। हो जाएगा Yes, निखिल? sir. लर्न यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मानसवी हो जाएगा बेटा? हाँ जी सर। पूरा क्लियर है? हाँ जी। चलिए अब मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर कर दिया है। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट याद आया जो कल की क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। और मेरी कोशिश है कि 5 to 7 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और हम चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए, इंडियन इकोनॉमी के। और जो चैप्टर नंबर 2 है वो आप सबको पता है 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या सेक्टर्स पे हुआ एग्रीकल्चर पे। उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया था, या बहुत चीजें हुई थी उसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब पॉइंट आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर काव्या, शिवम सुन लीजिए, आयुष, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 2 और 3 इयर्स के हिसाब से, जब से इंडियन इकोनॉमी 12th में आई है और माइक्रो 11th में गई है, तब से इस टॉपिक में से या इस चैप्टर में से एक फिलिंग द ब्लैंक्स आया, सिर्फ ओनली सिंगल फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अभी तक इस चैप्टर पे फोकस नहीं किया गया। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, हर चीज परफेक्ट बता रहा हूं आपको मैं।
लास्ट 2-3 ईयर से, जब से इंडियन इकोनॉमी आई है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका आया है 1 मार्क का, फिलिंग द ब्लैंक्स, और वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, बाकी और किसी में से कुछ भी नहीं आया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो चीज कम है वो जान के आपको देंगे, बाकी हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आया है। चलिए बेटा, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे बेटा।